इतिहास में ना कुछ नाम बिल्कुल अमर होते हैं। समय की कितनी भी धूल जम जाए वो कभी नहीं मिटते। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही एक महान शासक के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आसपास लोक कथाओं और किंवदंतियों का इतना बड़ा जाल बुना है कि कई बार असली इतिहास उसी में छिप जाता है। तो चलिए आज उन धुंधले पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कुछ बिल्कुल चौंका देने वाले ऐतिहासिक सच। अब हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। सही कहा ना? लेकिन जरा सोचिए कि आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये कहावत आई कहां से? ये गंगू तेली कौन था और राजा भोज के साथ उसका क्या कनेक्शन था? आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य यही है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बाल राजा के साथ हुए धोखे से, फिर चलेंगे गंगू तेली की उस मशहूर लोक कथा की तरफ, उसके बाद जानेंगे उस असली योद्धा राजा को, फिर उनके एक बहुत ही विद्वान रूप को समझेंगे और अंत में डिकोड करेंगे इस कहावत के असली मतलब को और देखेंगे एक महान युग का अंत। तो बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, बाल राजा से धोखा। ये कहानी हमें सीधे ले जाती है मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में, जहां उस समय परमार वंश का शासन हुआ करता था। अब जरा इस समयकाल को समझिए। 980 ईस्वी के आसपास राजकुमार भोज का जन्म हुआ था। बचपन बहुत ही शानदार बीत रहा था, लेकिन फिर 991 ईस्वी में एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब भोज सिर्फ 11 साल के थे तब उनके पिता राजा सिंधुराज का निधन हो गया। और जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, राजा की मौत के बाद सत्ता का संतुलन बहुत ही खतरनाक तरीके से डगमगा गया। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उनके अपने ही सगे चाचा मुंज गद्दी के लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने इस 11 साल के बच्चे को मरवाने की साजिश रच डाली। उन्होंने अपने सेनापति वत्सराज को हुक्म दिया कि भोज को जंगल में ले जाके खत्म कर दो। अब जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। लेकिन मौत को बिल्कुल अपने सामने देखकर भी युवा भोज घबराए नहीं। उन्होंने अपनी ही जांग चीरी और अपने खून से एक पत्ते पर एक संस्कृत श्लोक लिख दिया। और यकीन मानिए, वो संदेश इतना ताकतवर, इतना गहरा था कि जब सेनापति ने वो पत्ता राजा मुंज को लाकर दिया तो उसे पढ़ते ही मुंज का पत्थर दिल भी पिघल गया। उनका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने भोज को अपना उत्तराधिकारी मान लिया। है ना एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। चलिए अब आते हैं अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर, गंगू तेली की लोक कथा। वो कहानियां जिन्होंने सदियों से राजा भोज की एक बहुत ही अलग इमेज हमारे दिमाग में बना रखी है। अब ये जो लोक कथा है ना, ये दिखाती है कि राजा भोज अपनी प्रजा के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकते थे। कहानी कुछ यूं है कि एक बार राजा ने साक्षात भाग्य यानी किस्मत को एक गरीब ब्राह्मण के 100 सोने के सिक्के चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ब्राह्मण को इस दुर्भाग्य से बचाने के लिए राजा भोज ने वो सारा बैड लक अपने ऊपर ले लिया और उसका नतीजा, उनका अपना ही घोड़ा बेकाबू होकर एक गहरी खाई में जा गिरा। अब यहाँ एंट्री होती है एक आम इंसान की, गंगू तेली। उसने राजा की जान बचाई और क्योंकि राजा अपना सब कुछ खो चुके थे, उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर उसी गंगू तेली के कोल्हू पर एक नौकर की तरह काम करना शुरू कर दिया। और इस कहानी का क्लाइमैक्स तो और भी दिलचस्प है। होता यूं है कि एक राजकुमारी ऐलान करती है कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संगीतकार हो। अब भेष बदले हुए राजा भोज वहां पहुंचते हैं और गाना शुरू करते हैं। उनका गायन इतना जादुई था कि पूरी राजसभा एकदम सुन्न रह गई। सब मंत्रमुग्ध। राज दरबार में बैठे 4 बड़े बड़े विद्वानों ने, जिनमें धर्मदेव और कर्मदेव भी शामिल थे, तुरंत पहचान लिया कि अरे ये कोई नौकर नहीं है, ये तो आर्यावर्त के सबसे महान राजा हैं। तब जाकर भोज ने सबको अपनी असली पहचान बताई और कहा कि भाई ये सब तो बस भाग्य का खेल था। खैर, ये तो हुई लोक कथा की बात। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे पड़ाव की ओर, असली योद्धा राजा। क्योंकि जो राजा कोल्हू पर काम करने वाले नौकर के रूप में मशहूर हो गया, वो असल जिंदगी में एक बेहद खूंखार और अजेय राजपूत विजेता था। अगर हम 1010 से 1030 ईस्वी के बीच का समय देखें तो ये उनके साम्राज्य के विस्तार का एकदम गोल्डन एरा था। उन्होंने सबसे पहले तो अपने पिता की पुरानी हार का बदला लिया। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से रणनीतिक अभियान चलाए, चालुक्य और कलचुरी जैसे शक्तिशाली वंशों को बुरी तरह पीछे धकेला और देखते ही देखते अपने मालवा साम्राज्य का झंडा राजस्थान और कोंकण तक फहरा दिया। और बात सिर्फ आपसी लड़ाइयों की नहीं थी। विदेशी आक्रमणकारियों के सामने राजा भोज एक चट्टान की तरह खड़े रहे।
जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर वो भयानक हमला किया था, तो आपको पता है राजा भोज ने एक जबरदस्त गठबंधन तैयार किया, जिसकी वजह से गजनवी की सेना को डरकर थार के तपते रेगिस्तान से होकर वापस भागना पड़ा। उसके बाद 1034 ईस्वी में बहराइच की वो ऐतिहासिक जंग हुई, जहां इसी गठबंधन ने सालार मसूद की पूरी हमलावर सेना को ऐसा कुचला कि उनका नामो निशान मिट गया। ये थी राजा भोज की असली ताकत। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उनका एक बिल्कुल अलग रूप। भाग 4, विद्वान और निर्माता, यानी एक ऐसा राजा जो सिर्फ रणभूमि में ही नहीं बल्कि ज्ञान की दुनिया में भी बेताज बादशाह था। जरा इस नंबर 84 को देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये बताता है कि उनके पास कितना अथाह ज्ञान था। सोचिए, एक इंसान जिसे राजपाट भी संभालना है, युद्ध भी लड़ने हैं, और उसने 84 बड़े ग्रंथों की रचना भी की है, और वो भी किसी एक विषय पर नहीं, व्याकरण से लेकर आयुर्वेद तक और वास्तुकला तक। अगर हम उनके आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग विजन की बात करें तो वो अपने समय से कम 100-200 साल आगे की सोचते थे। उन्होंने सम्रांगण सूत्रधार नाम की एक किताब लिखी, जिसमें इतने जटिल मैकेनिकल डिवाइस और भारतीय वास्तुकला की डिटेल्स हैं कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। उन्होंने भोजपुर में एक शिव मंदिर बनवाया, जिसे लोग पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। एक इतना विशाल ढांचा जो आज भी लोगों को अचरज में डाल देता है। और भोपाल का मशहूर भोजताल या अपर लेक, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, जो उनके कमाल के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का जीता जागता सबूत है। चलिए, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सस्पेंस को खोलने का, जिसका हम सब शुरू से इंतजार कर रहे थे। भाग 5, कहावत का असली अर्थ। तो अब ध्यान से सुनिएगा। सच्चाई ये है कि इस कहावत का किसी भी गंगू तेली या कोल्हू चलाने वाले से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट था, एक गर्वोक्ति। उस जमाने में 2 बड़े राजा हुआ करते थे, छेदी वंश के राजा गांगेयदेव और चालुक्य वंश के राजा जय सिंह तैलंग। तो मालवा के लोग गर्व से कहते थे कि इन दोनों शक्तिशाली राजाओं की भी क्या मजाल कि वो राजा भोज के सामने टिक सके। तो फिर ये गंगू तेली कहाँ से आ गया? बस यही तो समय और भाषा का खेल है। सदियों तक जब ये बात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलचाल में पहुंची, तो गांगेय देव का गांगेय घिसकर बन गया गंगू, और तैलंग राजा का नाम बोलते बोलते हो गया तेली। गांगेय और तैलंग बन गया गंगू तेली। मतलब 2 इतने खूंखार और ताकतवर राजाओं को इतिहास ने जाने अनजाने में एक काल्पनिक नौकर बना दिया। है ना एकदम दिमाग घुमा देने वाली बात। अब हम आ गए हैं इस महान कहानी के आखिरी पड़ाव पर। भाग 6, एक युग का अंत। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 1055 ईस्वी आते आते राजनीतिक हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। गुजरात के सोलंकी वंश और पूर्व के छेदी वंश ने आपस में हाथ मिला लिया और मालवा पर एक साथ 2 तरफा हमला कर दिया। उस वक्त राजा भोज काफी बूढ़े हो चुके थे, बीमार चल रहे थे, और आखिर में वो इस शक्तिशाली डबल अटैक का सामना नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु ने पूरे आर्यावर्त को झकझोर के रख दिया। ये सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था। उस वक्त के बड़े बड़े कवियों और विद्वानों ने रोते हुए लिखा था कि आज सरस्वती निराधार हो गई हैं। मतलब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खुद ज्ञान की देवी ने अपना सबसे लाडला, सबसे बड़ा रक्षक खो दिया हो। तो दोस्तों, राजा भोज की ये शानदार कहानी हमें अंत में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने मुहावरे और कहावतें बिना सोचे समझे बोल देते हैं। क्या पता उन साधारण सी लगने वाली बातों के पीछे भी इतिहास का कोई ऐसा ही राजसी, इतना ही विस्मयकारी पन्ना छुपा हो। अगली बार जब कोई पुरानी कहावत आपके कानों में पड़े, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि कहीं इसके पीछे भी कोई राजा भोज तो नहीं छुपा है।